जब मैं स्कूल में था, मुझे पक्का यकीन था कि जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, वो लाइफ में भी फर्स्ट आएगा। टॉपर मतलब सक्सेसफुल, 90% मतलब आईआईटी, आईआईटी मतलब बड़ा पैकेज, और बड़ा पैकेज मतलब गेम ओवर, लाइफ सेट। भाई, आज मैं आपका ये बबल फोड़ने आया हूं। हमारे देश में इस वक्त 20 से 29 साल की उम्र के करीब 6.3 करोड़ ग्रेजुएट्स हैं, और इनमें से लगभग 1.1 करोड़ बेरोजगार बैठे हैं। डिग्री हाथ में है, नौकरी नहीं। और दूसरी तरफ आईआईटी जैसे टॉप कॉलेजों में भी प्लेसमेंट के आंकड़े हिल रहे हैं। मतलब जो फॉर्मूला हमें बचपन से रटाया गया, पढ़ो, नंबर लाओ, डिग्री लो, नौकरी पक्की, वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं टूट रहा है। अब सोचिए, जिस सिस्टम में 26 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं, 4 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में हैं, और जो दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, वो सिस्टम आया कहां से, किसने बनाया, किसके लिए बनाया, और सबसे जरूरी सवाल, क्या यह सिस्टम आपके लिए बना था या किसी और के फायदे के लिए? तो आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे पूरी जर्नी, तक्षशिला और नालंदा के गुरुकुलों से लेकर 1835 के उस एक लेटर तक जिसने सब बदल दिया, फिर आजादी के बाद के एक्सपेरिमेंट्स, कोटा की कोचिंग फैक्ट्रीज, और 2020 की वो नई पॉलिसी जो दावा करती है कि सब ठीक कर देगी। हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम्स और आज का गेम, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इसके बिना आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। आप 3 से 4 साल की उम्र में इस बेल्ट पर चढ़ते हो, प्ले स्कूल से, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर बोर्ड एग्जाम्स, 10वीं और 12वीं, जो इस बेल्ट के दो सबसे बड़े चेक पॉइंट्स हैं। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम्स का फिल्टर, जेईई, नीट, सीयूईटी, क्लैट, फिर कॉलेज, फिर डिग्री, और आखिर में बेल्ट के दूसरे छोर पर आप गिरते हो जॉब मार्केट में। इस सिस्टम का स्केल समझिए। भारत में करीब 15 लाख स्कूल है, 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, और 43,000 से ज्यादा कॉलेज। स्कूल और हायर एजुकेशन मिलाकर 26 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स, मतलब कई देशों की पूरी आबादी से ज्यादा बच्चे सिर्फ हमारे क्लासरूम्स में बैठे हैं। ये संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। और इसे कंट्रोल कौन करता है? यहां एक नहीं, कई बॉस हैं। स्कूल लेवल पर सीबीएसई, आईसीएसई और हर राज्य के अपने स्टेट बोर्ड्स हैं। सिलेबस की किताबें एनसीईआरटी बनाती है। हायर एजुकेशन में यूजीसी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है, एआईसीटीई इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेजों को, और एनएमसी मेडिकल कॉलेजों को। और इन सब के ऊपर बैठी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक और दिलचस्प बात, एजुकेशन हमारे संविधान की कॉन्करेंट लिस्ट में है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस पर कानून बना सकती हैं। इसीलिए हर राज्य का बोर्ड अलग, सिलेबस अलग, और कभी-कभी तो रिजल्ट का लॉजिक भी अलग। ये पूरा सिस्टम एक वादे पर चलता है, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। और ये वादा एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे हजारों साल की कहानी है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बात करें तो एजुकेशन का ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सेप्ट दुनिया में बहुत पुराना है। प्राचीन ग्रीस में प्लेटो की अकेडमी थी, जहां से हमें शब्द मिला अकेडमिक। लेकिन मजे की बात यह है कि जब यूरोप में यह सब हो रहा था, भारत उससे भी आगे था। भारत में शिक्षा की सबसे पुरानी परंपरा थी गुरुकुल सिस्टम। बच्चा गुरु के आश्रम में रहता था, घर से दूर, गुरु के साथ। और यहां सिर्फ रटना नहीं होता था, वेद और शास्त्र तो पढ़ाए ही जाते थे, लेकिन साथ में गणित, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेद, धनुर्विद्या, संगीत, और यहां तक कि खेती और जानवरों की देखभाल भी। मतलब एजुकेशन का मकसद था पूरा इंसान बनाना, सिर्फ नौकरी लायक इंसान नहीं। और फिर आए दुनिया के सबसे पुराने यूनिवर्सिटी टाइप संस्थान, तक्षशिला, जो आज के पाकिस्तान में है, जहां कहा जाता है कि चाणक्य जैसे विद्वान पढ़े और पढ़ाए। और नालंदा, बिहार में, जहां अपने चरम पर हजारों स्टूडेंट्स और सैकड़ों टीचर्स थे। और चीन, कोरिया, तिब्बत तक से लोग पढ़ने आते थे। सोचिए, आज हम अपने बच्चों को पढ़ने विदेश भेजते हैं। एक जमाने में विदेश अपने बच्चों को पढ़ने भारत भेजता था।
लेकिन फिर वक्त बदला। नालंदा को 12वीं सदी में आक्रमणकारियों ने जला दिया। कहा जाता है कि उसकी लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही। मुगल दौर में मकतब और मदरसों का सिस्टम चला। संस्कृत पाठशालाएं भी चलती रहीं। मतलब शिक्षा थी, बिखरी हुई थी, हर समुदाय की अपनी थी, लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं था। वो सिस्टम लाने वाले थे अंग्रेज। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इससे पहले एक क्विक लेकिन जरूरी टेंजेंट, क्योंकि हमारा मॉडर्न स्कूल सिस्टम भारत में नहीं, यूरोप में पैदा हुआ था। साल 1806 नेपोलियन की आर्मी ने प्रशिया को, जो आज के जर्मनी का हिस्सा है, बुरी तरह हरा दिया। इस हार के बाद प्रशिया ने दुनिया का पहला कंपल्सरी स्टेट कंट्रोल्ड स्कूल सिस्टम बनाया। एक जैसा सिलेबस, एक जैसी घंटी, एक जैसी लाइनें, आज्ञाकारी नागरिक। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो फैक्ट्रियों को भी ऐसे ही वर्कर्स चाहिए थे, जो टाइम पे आएं, ऑर्डर फॉलो करें और सवाल ना पूछें। ये मॉडल पूरी दुनिया में फैल गया। अब ईमानदारी से कहूं, कुछ लोग इसे पूरी कॉन्स्पिरेसी की तरह पेश करते हैं कि स्कूल जानबूझकर आपको फेल करने के लिए बनाए गए। हिस्टोरियंस इतनी दूर नहीं जाते, लेकिन इतना जरूर सच है कि उस दौर के स्कूल का डिजाइन गोल क्रिएटिविटी नहीं, ओबीडियंस और स्टैंडर्डाइजेशन था। और वही डिजाइन, वही डीएनए घूम फिरकर भारत पहुंचा। कैसे पहुंचा? साल 1835 एक ब्रिटिश अफसर थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने एक डॉक्यूमेंट लिखा, जिसे हिस्ट्री में मैकॉलेज मिनट कहा जाता है। इसमें उसने भारत के लिए इंग्लिश एजुकेशन की सिफारिश की, और उसका मकसद उसी के शब्दों में था, एक ऐसी क्लास बनाना जो खून और रंग से इंडियन हो, लेकिन सोच, विचार और बुद्धि से अंग्रेज। उसी साल गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास कर दिया। अब सोचिए अंग्रेजों की प्रॉब्लम क्या थी। वो मुट्ठी भर लोग थे और करोड़ों के देश पर राज करना था। उन्हें हर ऑफिस में क्लर्क चाहिए थे, हर कचहरी में मुंशी, हर डिपार्टमेंट में ट्रांसलेटर। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जो एग्जाम पास करने वाले, इंग्लिश जानने वाले, ऑर्डर फॉलो करने वाले लोग पैदा करे। 1854 में आया वुड्स डिस्पैच, और उसी के बाद 1857 में बने भारत के पहले 3 मॉडर्न यूनिवर्सिटीज, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। पैटर्न नोटिस कीजिए। बैंकिंग वाली वीडियो देखी हो तो याद होगा, प्रेसिडेंसी बैंक्स भी इन्हीं 3 शहरों में बने थे। अंग्रेजों का हर सिस्टम इन्हीं 3 प्रेसिडेंसी टाउन से शुरू होता था, और इस सिस्टम ने काम किया अंग्रेजों के लिए। डिग्री का मतलब बन गया सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी का मतलब बन गया इज्जत। ये सोच इतनी गहरी बैठ गई कि आजादी के 75 साल बाद भी जब बच्चा पैदा होता है तो घरवाले कहते हैं बड़ा होकर अफसर बनेगा। ये लाइन 1835 की देन है। 1947 में जब अंग्रेज गए तो अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसा देश जिसकी लिटरेसी रेट 20% से भी कम थी। 1951 की पहली जनगणना में ये आंकड़ा सिर्फ 18% के आसपास निकला। मतलब 100 में से 80 से ज्यादा लोग अपना नाम तक नहीं पढ़ सकते थे। और हायर एजुकेशन का हाल, पूरे देश में सिर्फ 20 यूनिवर्सिटीज, करीब 500 कॉलेज और कुल 2.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स। सोचिए, जो देश कभी नालंदा चलाता था वो यहां पहुंच गया था। नई सरकार ने मरम्मत शुरू की। 1948 में राधाकृष्णन कमीशन बना यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। 1953 में यूजीसी बना, जिसे 1956 में कानूनी दर्जा मिला। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 1964 में, कोठारी कमीशन। इसी कमीशन की सिफारिश पर आया वो स्ट्रक्चर जिसमें हम सब पढ़े हैं, 10+2+3, 10 साल स्कूल, 2 साल इंटर, 3 साल ग्रेजुएशन। और इसी कमीशन ने वो लाइन कही थी जो आज भी हर एजुकेशन डिबेट में कोट होती है, भारत की किस्मत उसके क्लासरूम्स में गढ़ी जा रही है। कोठारी कमीशन ने एक और सिफारिश की थी, देश अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करे। स्पॉइलर अलर्ट, 60 साल हो गए, हम आज भी 6% तक नहीं पहुंचे। असल खर्च करीब 4% के आसपास घूमता रहता है। 1968 में पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई, फिर 1986 में दूसरी, जिसके तहत नवोदय विद्यालय खुले और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला, ताकि हर स्कूल में
कम से कम बेसिक चीजें तो हों। 1995 में आई मिड डे मील स्कीम, बच्चों को स्कूल खींचने का सबसे देसी और सबसे असरदार तरीका खाना। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान और फिर 2009 में वो कानून जो गेम चेंजर था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन अब कानूनी हक बन गया। और रिजल्ट, एनरोलमेंट के मामले में कमाल हो गया। आज प्राइमरी लेवल पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% के ऊपर है। स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे 2% से भी कम रह गए हैं और लिटरेसी रेट 18% से बढ़कर करीब 77% पहुंच चुकी है। बच्चे स्कूल पहुंच गए, ये सच में बड़ी जीत है। अब जरा जूम आउट करके देखिए कि ये सिस्टम बड़ा कितना हुआ, क्योंकि ये ग्रोथ स्टोरी अपने आप में हैरान करने वाली है। 1947 में 20 यूनिवर्सिटीज थीं, आज 1100 से ज्यादा हैं, करीब 55 गुना ग्रोथ। कॉलेज 500 से बढ़कर 43,000 से ज्यादा, 85 गुना से भी ज्यादा। और स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में 2.5 लाख से बढ़कर 4.33 करोड़, मतलब 170 गुना से ज्यादा। दुनिया में सिर्फ चीन और अमेरिका के बाद हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम तीसरा सबसे बड़ा है। ये ग्रोथ हुई कैसे? 3 बड़ी लहरों में। पहली लहर, नेहरू का दौर। आजादी के तुरंत बाद देश को इंजीनियर्स और मैनेजर्स चाहिए थे, बांध बनाने के लिए, फैक्ट्रियां चलाने के लिए। तो 1951 में खड़गपुर में खुला पहला आईआईटी, और मजे की बात, वो एक पुरानी जेल की बिल्डिंग में खुला था, हिजली डिटेंशन कैंप में, जहां कभी अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को बंद रखते थे। जो जगह कभी आजादी छीनती थी, वहां से देश का फ्यूचर बनना शुरू हुआ। फिर बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, दिल्ली में आईआईटी खुले। 1961 में आए पहले 2 आईआईएम, कलकत्ता और अहमदाबाद। नेहरू इन संस्थानों को कहते थे मॉडर्न इंडिया के मंदिर, और आज इन्हीं आईआईटी, आईआईएम से निकले लोग गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। दूसरी लहर, 1980 के दशक और 90 के दशक का प्राइवेट बूम। सरकार अकेले इतने कॉलेज नहीं खोल सकती थी, तो प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री मिली, खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल में, और खासकर साउथ के राज्यों में। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की बाढ़ आ गई। 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद, याद है ना, बैंकिंग वाली वीडियो में यही साल एचडीएफसी और आईसीआईसीआई लाया था। आईटी सेक्टर बूम हुआ और इंजीनियरिंग बराबर नौकरी का फॉर्मूला घर घर पहुंच गया। नतीजा यह हुआ कि आज देश के 43,000 कॉलेजों में से करीब 65% प्राइवेट अनएडेड हैं। मतलब हायर एजुकेशन का बहुमत अब सरकार के नहीं, प्राइवेट हाथों में है। और तीसरी लहर 2000 के बाद की, जब डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का दौर आया और हर शहर में एक नया कैंपस उगने लगा। सिर्फ 2016 से 17 से 2020 से 21 के बीच 4-5 साल में यूनिवर्सिटीज की गिनती 864 से बढ़कर 1113 हो गई। लेकिन यहां एक कड़वा सच भी है, क्वांटिटी तो आ गई, क्वालिटी नहीं आई। कॉलेज तो गली गली खुल गए, लेकिन उनमें से ज्यादातर ना अच्छी फैकल्टी दे पाए, ना प्लेसमेंट। जैसा एक फेमस एनालिसिस में कहा गया, हर मोड़ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इंजीनियर बनकर निकलने वाले को नौकरी नहीं मिलेगी। एफआईसीसीआई और नासकॉम जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स सालों से कहती आ रही हैं कि हमारे ज्यादातर ग्रेजुएट्स के पास जॉब के लायक स्किल्स ही नहीं है। मतलब बिल्डिंगें बढ़ी, डिग्रियां बढ़ी, लेकिन काबिलियत उस रफ्तार से नहीं बढ़ी। और यहीं पर इस कहानी का सबसे दर्दनाक ट्विस्ट है। बच्चे स्कूल और कॉलेज तो पहुंच गए, पर सीखा कितना? हर साल एक रिपोर्ट आती है, एसर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो गांव-गांव जाकर बच्चों से सिर्फ 2 चीजें करवाती है, पढ़कर सुनाओ और गणित का सवाल हल करो, और नतीजे हिला देने वाले हैं। ग्रामीण भारत में 14 से 18 साल के हर 4 में से 1 बच्चा अपनी ही भाषा में क्लास 2 लेवल की किताब ठीक से नहीं पढ़ पाता। सिंपल डिवीजन का सवाल, 3 डिजिट को 1 डिजिट से भाग देना, आधे से ज्यादा बच्चे हल नहीं कर पाते। ये बच्चे स्कूल में हैं, हाजिरी लग रही है, पास भी हो रहे हैं, लेकिन सीख नहीं रहे। इसे कहते हैं लर्निंग क्राइसिस, एनरोलमेंट की जीत के पीछे छिपी हार। और यहीं से जुड़ती है अगली प्रॉब्लम, अमीर और गरीब की शिक्षा का साफ बंटवारा। एक तरफ वो प्राइवेट स्कूल हैं
जहां एसी क्लासरूम और स्मार्ट बोर्ड है। दूसरी तरफ वो सरकारी स्कूल जहां कहीं टीचर नहीं, कहीं छत नहीं। और सबसे अजीब विरोधाभास सुनिए, सरकारी स्कूल के टीचर की सैलरी अच्छी खासी होती है, 60 से 70 हजार या उससे ऊपर, लेकिन वहां पढ़ने ज्यादातर गरीब के बच्चे जाते हैं। और प्राइवेट स्कूल में फीस देने वाले स्टूडेंट अमीर होते हैं, लेकिन वहां पढ़ाने वाले टीचर को अक्सर सरकारी टीचर की सैलरी का चौथाई भी नहीं मिलता। मतलब पैसा और क्वालिटी दोनों ही गलत जगह पार्क हैं। सिंगापुर जैसे देशों में अमीर हो या गरीब, स्कूल एक जैसा मिलता है। हमारे यहाँ आपकी एजुकेशन की क्वालिटी इस बात से तय होती है कि आप पैदा किस घर में हुए। अब जब स्कूल भरोसे लायक नहीं, तो पेरेंट्स ने भरोसा किया किस पर? कोचिंग पर। और यहां से खुलता है एक पूरा पैरेलल एजुकेशन सिस्टम, कोचिंग इंडस्ट्री। कोटा इसकी राजधानी है, एक ऐसा शहर जिसकी पूरी इकोनॉमी ही एंट्रेंस एग्जाम पर चलती है। पिछले 40 सालों में 50 लाख से ज्यादा बच्चे कोटा में कोचिंग ले चुके हैं। अपने पीक पर वहां एक साथ 2.5 लाख बच्चे रहते थे, घर से दूर हॉस्टल के कमरों में 16-16 घंटे की पढ़ाई के शेड्यूल पर। और कंपटीशन के नंबर सुनिए, नीट 2026 के लिए करीब 22.8 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया और देश में टोटल एमबीबीएस सीटें करीब 1.3 लाख हैं, जिनमें सरकारी कॉलेजों की सिर्फ 64,000 के आसपास। मतलब सस्ती सरकारी सीट के लिए हर 35 बच्चों में से सिर्फ एक को जगह मिलेगी। जेईई मेन में 15 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और आईआईटी की सीटें करीब 18,000। मतलब सैकड़ों बच्चे दौड़ रहे हैं और मेडल सिर्फ एक के लिए है। जो बाकी हैं उन्हें सिस्टम फेल कहता है, जबकि सच ये है कि सीटें ही नहीं हैं। जैसा एक टीचर ने कहा था, बच्चे फेल नहीं हैं, सरकार के पास इतने कॉलेज ही नहीं हैं कि सबको जगह दे सकें। और इस प्रेशर की कीमत सबसे भयानक रूप में दिखती है। कोटा से हर साल स्टूडेंट सुसाइड की खबरें आती हैं। बच्चा जो 15 से 16 साल की उम्र में घर से इस उम्मीद में निकला था कि डॉक्टर बनकर लौटेगा, वो एक रैंक के बोझ तले टूट जाता है। इसके ऊपर पेपर लीक का जख्म अलग। नीट जैसे नेशनल एग्जाम तक विवादों में घिर चुके हैं, री एग्जाम तक कराने पड़े हैं। सोचिए, जिस एग्जाम के लिए बच्चे ने 2 साल जान लगा दी, उसका पेपर बिकता मिले, उस बच्चे का सिस्टम पर से भरोसा कैसे बचेगा? चलिए मान लेते हैं आपने ये सारी बाधाएं पार कर ली, एंट्रेंस निकाला, कॉलेज गए, डिग्री ले ली, अब तो नौकरी पक्की। यहीं पर आता है इस कन्वेयर बेल्ट का आखिरी और सबसे कड़वा सच। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया जैसी रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी करीब 40% तक है। हर साल लगभग 50 लाख नए ग्रेजुएट्स मार्केट में आते हैं, लेकिन नौकरियां आधों से थोड़ी ही ज्यादा को मिल पाती हैं। और इंडिया स्किल्स रिपोर्ट कहती है कि हमारे ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 56% ही एम्प्लॉयबल माने जाते हैं। मतलब बाकी के पास डिग्री तो है, लेकिन वो स्किल नहीं जो इंडस्ट्री को चाहिए। 15 से 16 साल पढ़ाई करवाकर सिस्टम ने कागज दे दिया, काबिलियत नहीं दी। और फिर भी सबकी दौड़ किस तरफ है? सरकारी नौकरी। एक आंकड़ा सुनिए जो सब समझा देगा। खुद सरकार ने संसद में बताया कि 2014 से 2022 के बीच 8 सालों में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए 22 करोड़ एप्लीकेशन आई और नौकरियां मिली सिर्फ 7.2 लाख लोगों को। रेशियो निकालिए, 300 में से 1। मतलब आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां स्टार्टिंग लाइन पर 300 लोग खड़े हैं और फिनिश लाइन पर इनाम सिर्फ 1 के लिए है। बाकी 299 का क्या? सिस्टम के पास इसका कोई जवाब नहीं। अब एक ईमानदार बात, सारा दोष स्कूल कॉलेज पर डालना आसान है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम में नहीं, पूरे इकोसिस्टम में है। पहला, हमारा माहौल। मीडिया, फिल्में, रिश्तेदार सब मिलकर हमें सिर्फ 4 से 5 करियर दिखाते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए, सरकारी नौकरी। जियोलॉजिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, साउंड डिजाइनर, आर्कियोलॉजिस्ट, ये करियर एग्जिस्ट करते हैं, अच्छा कमाते भी हैं, लेकिन ना किताबों में इनका जिक्र है, ना खबरों में, ना खाने की टेबल पर। नतीजा, बच्चा जो करियर खुद चुनता है वो असल में उसकी चॉइस नहीं, उसकी लिमिटेड एक्सपोजर है। दूसरा, पेरेंट्स। हमारे समाज में पेरेंट्स को हमेशा सही मानने का कल्चर है और सवाल पूछने वाले बच्चे को बदतमीज। रिसर्च साफ कहती है कि बहुत सख्त पेरेंटिंग बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग कमजोर करती है।
और फिर वही कमजोर कॉन्फिडेंस वाला बच्चा जब पिता कहते हैं यूपीएससी ही करना है तो हाँ बोल देता है, 300 में एक वाली रेस में उतर जाता है। तीसरा, खुद हमारा दिमाग। साइकोलॉजी में इसे एम्बिग्यूटी इफेक्ट कहते हैं। इंसान उस ऑप्शन को चुनता है जिसका रिजल्ट उसे पता हो, भले ही वो रिजल्ट खराब हो। सरकारी नौकरी में 300 में एक का चांस पता है, ग्राफिक डिजाइनर बनने का चांस पता नहीं, तो दिमाग जाना पहचाना रिस्क चुन लेता है। और कन्फर्मिटी बायस अलग, जो सब कर रहे हैं वही हम भी करते हैं। पड़ोसी के बच्चे ने आईआईटी कोचिंग ज्वाइन की तो हमारा भी करेगा, भीड़ जिधर हम उधर। मतलब मैकॉले का बनाया सिस्टम, प्रशिया वाली ओबीडियंस, पेरेंट्स का प्रेशर और हमारे अपने बायस, ये चारों मिलकर वो कन्वेयर बेल्ट चलाते हैं जिससे उतरने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। 2020 में 34 साल बाद देश को मिली नई एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, और कागज पर ये उन्हीं बीमारियों का इलाज है जिनकी हमने अभी बात की। पुराना 10+2 स्ट्रक्चर बदलकर 5+3+3+4 किया गया, जिसमें 3 साल की उम्र से ही बच्चे की अर्ली लर्निंग सिस्टम का हिस्सा है। रटने की जगह अंडरस्टैंडिंग पर जोर, आर्ट्स साइंस कॉमर्स की सख्त दीवारें तोड़कर सब्जेक्ट्स मिक्स करने की आजादी, क्लास 6 से वोकेशनल स्किल्स, कोडिंग से लेकर कारपेंटरी तक, और कॉलेज में मल्टीपल एंट्री एग्जिट। 1 साल पढ़ो तो सर्टिफिकेट, 2 साल पढ़ो तो डिप्लोमा, बीच में छोड़ो तो क्रेडिट बर्बाद नहीं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में सेव। मातृभाषा में शुरुआती पढ़ाई पर जोर, और जीडीपी का 6% खर्च करने का वही पुराना वादा फिर से। ईमानदारी से कहूं तो पॉलिसी अच्छी है, लेकिन असली टेस्ट इंप्लीमेंटेशन है। अभी भी कई राज्यों ने इसे पूरी तरह लागू नहीं किया, और पॉलिसी की स्पीड और जमीन की हकीकत में फासला साफ दिखता है। और इसी बीच एक रेवोल्यूशन ऐसा हुआ जिसे किसी कमीशन ने प्लान नहीं किया था, इंटरनेट। एक टीचर पटना के एक कमरे से यूट्यूब पर पढ़ाता है और करोड़ों बच्चे फ्री में पढ़ लेते हैं। फिजिक्स वाला जैसे प्लेटफॉर्म्स ने वो कोचिंग जो लाखों में मिलती थी, हजारों में पहुंचा दी। सरकारी प्लेटफॉर्म्स दीक्षा, स्वयं पर फ्री कोर्सेज हैं। जो बच्चा कोटा नहीं जा सकता, वो अब मोबाइल पर वही लेक्चर देख सकता है। एजुकेशन की जो दीवारें 200 साल में बनी थीं, इंटरनेट उन्हें 10 साल में हिला रहा है। ये परफेक्ट नहीं है, ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन है, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, और डिजिटल डिवाइड भी असली है। लेकिन पहली बार गरीब के बच्चे और अमीर के बच्चे के पास कम से कम एक चीज बराबर पहुंची है, कंटेंट। तो देखा आपने, तक्षशिला और नालंदा से शुरू होकर 1835 के मैकॉले के उस लेटर तक जिसने पढ़ाई को क्लर्क बनाने की मशीन बना दिया। फिर आजादी के बाद कोठारी कमीशन का 10+2+3 राइट टू एजुकेशन, कोटा की कोचिंग फैक्ट्रियां, 300 में एक वाली सरकारी रेस, और अब एनईपी 2020 और यूट्यूब क्लासरूम्स तक। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की ये जर्नी उतार चढ़ाव से भरी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। और सच ये है कि ये सिस्टम ना पूरी तरह विलन है, ना पूरी तरह हीरो। इसी सिस्टम से निकले लोग आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, और इसी सिस्टम में हर साल लाखों बच्चे बिना कुछ सीखे पास हो रहे हैं। फर्क अक्सर इस बात से पड़ता है कि आपने सिस्टम को आंख बंद करके फॉलो किया या आंख खोलकर इस्तेमाल किया। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, अपने उन दोस्तों को भेजो जो आज भी सोचते हैं कि 90% मार्क्स ही लाइफ की गारंटी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कोचिंग इंडस्ट्री की पूरी इकोनॉमी में। कोटा कैसे बना, कोचिंग कंपनियां कैसे कमाती हैं, और एक एंट्रेंस एग्जाम के पीछे कितने हजार करोड़ का बिजनेस चलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, लेकिन सिर्फ सिलेबस मत पढ़ो, दुनिया भी पढ़ो। सिस्टम समझ चुके हो अब?